बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन, अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सामान्यतः पार्षद सीमा नियम को एक अपरिवर्तनीय प्रलेख कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन केवल कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम की शर्तों को उन दशाओं और उस विधि तथा उस सीमा के अतिरिक्त परिवर्तित नहीं करेगी जिसके लिए कंपनी अधिनियम से स्पष्ट आदेश है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाम वाक्य में परिवर्तन की। अगर आप नाम वाक्य में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये दो प्रकार से संभव है। एक तो विशेष प्रस्ताव, फिर केंद्र सरकार की पूर्व सहमति। व्यवसाय की सुविधा के लिए अथवा किसी अन्य दृष्टि से कंपनी का नाम बदलना अगर आवश्यक समझा जाए तो कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करेगी और विशेष प्रस्ताव पारित करके फिर केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति से अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है। एक तो विशेष प्रस्ताव पारित करके और फिर केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति से। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके 1 जुलाई 1985 से कंपनी के नाम में परिवर्तन की अनुमति देने का अधिकार अब रजिस्ट्रार को ही दे दिया है, यानी कि अब आप रजिस्ट्रार से ही अनुमति प्राप्त करेंगे। दूसरा है नाम में भूल का सुधार। यदि भूल या गलती से कंपनी का पंजीकरण उस नाम से हो जाए जो एक विद्यमान कंपनी का है या उससे मिलता जुलता है, तो कंपनी साधारण प्रस्ताव पारित करके तथा केंद्र सरकार की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करके अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है। और आपने ये अभी जान ही लिया है कि 1 जुलाई 1985 से कंपनी के नाम में परिवर्तन की अनुमति जो है वो देने का अधिकार रजिस्ट्रार को ही केंद्र सरकार ने सौंप दिया है और ये एक अधिसूचना के ज़रिए किया गया। केंद्र सरकार से निर्देश अगर मिल जाता है, यदि केंद्र सरकार कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 12 महीने के भीतर अथवा नए नाम के रजिस्ट्रेशन के 12 महीने के भीतर जो भी बाद में हो कंपनी को नाम में परिवर्तन का निर्देश देती है, तो कंपनी को आदेश प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर एक साधारण प्रस्ताव पारित करके तथा केंद्र सरकार की लिखित स्वीकृति लेकर नाम अवश्य बदल लेना चाहिए। ये धारा 16 में इसका जिक्र है। ये बात यहाँ पर क्या चल रही है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके 12 महीने के भीतर या नया नाम रजिस्ट्रेशन हुआ उसके 12 महीने के भीतर जो भी स्थिति बनती है, कंपनी को नाम में परिवर्तन का निर्देश अगर दिया गया है तो कंपनी को आदेश प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर एक साधारण प्रस्ताव पारित करना होगा और केंद्र सरकार की लिखित स्वीकृति लेकर अपना नाम बदल लेना चाहिए। 3 महीने के भीतर की ये काम करना होगा। ठीक है। इसमें कुछ दशाएं हैं जब केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कंपनी अधिनियम में निर्धारित विधि के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में या निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करने पर प्राइवेट शब्द लिखना या हटाना पड़े, तो ऐसे परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल आपको पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और कंपनी के समामेलन के प्रमाण पत्र में परिवर्तन कराना होता है। यानी कि जब आपको प्राइवेट शब्द को लिखना या हटाना हो तो केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। दूसरा, नया समामेलन प्रमाण पत्र। यदि कंपनी के नाम में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन की सूचना मिलने पर रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों में पुराने नाम के स्थान पर नया नाम लिखकर एक नया समामेलन प्रमाण पत्र निर्गमित करता है। इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के बाद ही नाम में परिवर्तन प्रभावी होगा, यानी कि बदला हुआ नाम आप बाद ही में उपयोग में ला सकेंगे। नाम वाक्य में परिवर्तन के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं स्थान वाक्य में परिवर्तन। देखिए, स्थान वाक्य यानी कि जो आपका रजिस्टर्ड कार्यालय है उसके स्थान में परिवर्तन। तो एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर का स्थानांतरण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड कार्यालय जब एक शहर से में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो संचालक मंडल को एक प्रस्ताव पारित करना होगा। कंपनी के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी, केवल संचालक मंडल का प्रस्ताव होगा, परंतु परिवर्तन के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नए पते की सूचना देनी होगी। ये धारा 12 में इसका जिक्र है। ठीक। इसके बाद बात आती है एक ही राज्य में एक नगर से दूसरे नगर में स्थानांतरण। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी कंपनी है
तो आप अभी लखनऊ में, मान लिया आपका रजिस्टर्ड कार्यालय था, अभी आप लखनऊ से लखीमपुर में आप अपना हेड ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो ये राज्य के भीतर ही रहा, लेकिन एक कस्बे से या एक नगर से दूसरे नगर में आप का हेड ऑफिस जा रहा है। इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रार, इस बदलाव से कंपनी का रजिस्ट्रार का क्षेत्राधिकार बदलता है। ठीक है, कंपनी के रजिस्ट्रार का क्षेत्राधिकार बदलता है, परंतु क्षेत्राधिकार एक कंपनी रजिस्ट्रार से बदलकर दूसरे कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाता है। ऐसे परिवर्तन की पुष्टि यानी कि कन्फर्मेशन क्षेत्रीय निदेशक यानी कि रीजनल डायरेक्टर से करनी होगी, और ये अनिवार्य रूप वैधानिक रूप से अनिवार्य है। ठीक है, इस आशय के लिए कंपनी क्षेत्रीय निदेशक को एक निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र देगी। आवेदन पत्र की प्राप्ति के तिथि के 4 सप्ताह के अंदर पुष्टिकरण का संवहन यानी कि कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के जब आप एक ही राज्य में लेकिन एक नगर से दूसरे नगर में हेड ऑफिस को बदलते हैं, तो एक रजिस्ट्रार ही पूरे प्रदेश को नहीं देखता, कई रजिस्ट्रार देखते हैं, तो उनका क्षेत्र बदलता है, क्षेत्राधिकार बदलता है, तो दूसरे रजिस्ट्रार बदल जाते हैं। इसमें जो क्षेत्रीय निदेशक हैं उनके पास आपको एप्लीकेशन देना होगा एक निर्धारित प्रारूप में, और आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि के 4 सप्ताह के अंदर पुष्टिकरण का संवहन किया जाना चाहिए। ऐसी इसमें व्यवस्था है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसे अंतर्राज्यीय परिवर्तन कहा जाएगा। और ऐसी स्थिति में कंपनी को क्या करना होगा, एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। 30 दिन के भीतर उसकी प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजनी होगी। केंद्र सरकार से स्थानांतरण की पुष्टि भी करानी पड़ती है। केंद्र सरकार को परिवर्तन की पुष्टि करने से पहले निम्न बातों से संतुष्ट करना पड़ेगा। पहला, परिवर्तन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों जैसे कि ऋणपत्रधारी या लेनदार, इनको परिवर्तन की उचित सूचना आप दे चुके हैं। दूसरा, कंपनी के लेनदारों की स्वीकृति भी मिल चुकी है, उनके ऋणों और दावों का भुगतान कर दिया जाएगा या उनके लिए ज़मानत का प्रबंध कर दिया गया है। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से आपको उल्लेखित करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक तो केंद्र सरकार को परिवर्तन की पुष्टि से आपको ये 2 बातें बतानी पड़ेंगी। दूसरा, केंद्र सरकार इस संबंध में रजिस्ट्रार के पास सूचना भेजेगी। रजिस्ट्रार को भी परिवर्तन के संबंध में अपनी आपत्तियां और सुझाव देने के लिए उचित समय दिया जाता है। पांचवा, अगला जो स्टेप होगा, पांचवा, केंद्र सरकार निश्चित शर्तों पर आंशिक पुष्टि दे सकती है या पूर्ण पुष्टि का आदेश दे सकती है। और छठा है, परिवर्तन या हस्तांतरण को स्वीकृति देने वाले आदेश की प्रतिलिपि दोनों राज्यों के रजिस्ट्रारों को केंद्र सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। दोनों राज्यों के रजिस्ट्रारों को इस परिवर्तन की अपने अभिलेखों में प्रविष्टि करनी पड़ेगी। प्रत्येक ऐसे राज्य का रजिस्ट्रार इसकी रजिस्ट्री करता है और रजिस्ट्रेशन को प्रमाणित करता है। जिस राज्य से कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय हटाया गया है, उस राज्य का रजिस्ट्रार कंपनी संबंधी सभी प्रपत्रों को दूसरे उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास भेज देगा जहां कार्यालय ले जाया गया है। अगर आप देश के बाहर स्थानांतरण कर रहे हैं अपने हेड ऑफिस को, तो ऐसी स्थिति में आपको समझने की ज़रूरत है कि एक कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय का भारत के बाहर स्थानांतरण नहीं कर सकता है और इसकी स्वीकृति देने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास नहीं है। अब बात करते हैं उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन की। ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है, इसमें अल्टरेशन अगर करना हो तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13, इसमें कंपनी के उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन के लिए कुछ सीमाएं तय कर दी गई हैं। उन सीमाओं को दृष्टिगत रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हो सकता है जब कंपनी को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती हो। जैसे व्यवसाय को अधिक मितव्ययिता और कुशलता से आप चला सकेंगे। अपने मुख्य उद्देश्यों को नए एवं उन्नत साधनों से प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय संचालन के स्थानीय क्षेत्र को विस्तृत या परिवर्तित करने के लिए, मतलब आप अपने उद्देश्यों में जो परिवर्तन कर रहे हैं वह इन उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, तो ऐसे उद्देश्य वाक्य में आप परिवर्तन कर सकते हो। चौथा है, किसी सहायक व्यवसाय को मुख्य उद्देश्य के साथ सुविधापूर्वक और लाभप्रद ढंग से चलाने के लिए, सीमा नियमों में दिए गए किसी उद्देश्य को प्रतिबंधित करने या उसका परित्याग करने के लिए, किसी अन्य कंपनी या कंपनियों के समूह के साथ एकीकरण के लिए, या कंपनी के संपूर्ण व्यवसाय या आंशिक व्यवसाय को बेचने के लिए।
ये अगर उद्देश्य हैं तो आप परिवर्तन कर सकते हैं उद्देश्य वाक्य में। उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने की विधि की अगर हम बात करें तो पहले आपको एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा इस उद्देश्य का, और वो साधारण सभा में करना होगा, विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और पुष्टि के लिए केंद्रीय सरकार के पास भेजना होगा। केंद्र सरकार द्वारा पुष्टि जब मिलेगी तब जब केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होगी कि कंपनी के ऋण पत्रधारियों, लेनदारों, अन्य सभी व्यक्तियों को उनके हित परिवर्तन से प्रभावित होने वाले हैं, उनको समुचित सूचना दे दी गई है और वो इस पे तैयार हैं। दूसरा, परिवर्तन का विरोध करने वाले प्रत्येक लेनदार के ऋण का या तो भुगतान कर दिया गया हो या उसकी सहमति प्राप्त कर ली गई हो। तीसरी और बात कि प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को भी दे दी गई है, जिससे वह परिवर्तन के संबंध में अपने सुझाव या आपत्ति अगर कोई है तो वो बता सके। और चौथी बात, कंपनी के सदस्यों एवं लेनदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन उचित और न्यायसंगत भी माना जा रहा हो। अगर केंद्र सरकार इन बातों से संतुष्ट हो जाए तो वह अगर इन शर्तों के अधीन उचित समझता है तो उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन को पुष्ट यानी कि रेटिफाई करते हुए आदेश जारी कर सकता है। परिवर्तन की रजिस्ट्री केंद्र सरकार द्वारा पुष्ट किए जाने की आज्ञा की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तथा परिवर्तित सीमा नियम की छपी हुई एक प्रतिलिपि केंद्रीय सरकार की अनुमति की तिथि के 3 महीने के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करनी पड़ती है। रजिस्ट्रार 1 महीने के अंदर परिवर्तन का पंजीकरण करके अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करेगा और ऐसे पंजीकरण के बाद ही परिवर्तन संभव हो सकेगा। परिवर्तन की रजिस्ट्री अगर नहीं कराया जाता है तो क्या होगा? यदि केंद्र सरकार की अनुमति के 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यवाही नहीं की जाती है तथा कंपनी ऐसे प्रपत्रों को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं करती है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर समस्त कार्यवाही व्यर्थ हो जाएगी और उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। उपर्युक्त दशा में अवधि के समाप्त होने के 1 माह के अंदर प्रार्थना पत्र दिए जाने पर केंद्रीय सरकार उचित कारण होने पर रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्यवाही पर पुनः विचार कर सकती है, लेकिन 1 महीने के भीतर और वह भी उचित कारण होने पर। 3 परिवर्तन आपने अभी तक देख लिए हैं, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन और उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन। अब हम बात करते हैं दायित्व वाक्य में परिवर्तन, अल्टरेशन इन लायबिलिटी क्लॉज। सीमित दायित्व वाली कंपनी या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के अंशधारियों के दायित्व को उस समय तक असीमित नहीं किया जा सकता जब तक ऐसा करने के लिए प्रत्येक संबंधित अंशधारी या सदस्य लिखित रूप से सहमत ना हो जाए। ये बात कहाँ बताई गई है? धारा 38 में। यदि सीमित दायित्व वाली कंपनी अपने अंतर नियमों द्वारा अधिकृत है तो कंपनी के संचालक प्रबंधक का दायित्व विशेष प्रस्ताव पारित करके या संबंधित अधिकारियों के लिखित सहमति से असीमित किया जा सकता है। किसका दायित्व असीमित किया जा सकता है? संचालक या प्रबंधक का, प्रबंध संचालक या प्रबंधक का, कंपनी के संचालकों का। ठीक है, अगर अंतर नियमों में ऐसी व्यवस्था हो तो इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। परिवर्तन का प्रस्ताव पास होने की तिथि से ही लागू होगा। प्रस्ताव पास करने के 30 दिन के अंदर परिवर्तन की सूचना प्रपत्रों सहित रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी। प्रपत्रों में एक तो एप्लीकेशन होगा और दूसरा ये विशेष प्रस्ताव की कॉपी होगी। ठीक है, असीमित दायित्व वाली कंपनी को सीमित दायित्व वाली कंपनी में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और साथ ही केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त असीमित दायित्व वाली कंपनी को सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है और ऐसे रजिस्ट्रेशन के साथ ही कंपनी का मूल रजिस्ट्रेशन समाप्त मान लिया जाता है। दायित्व वाक्य में परिवर्तन के बाद है पूंजी वाक्य में परिवर्तन। देखिए, पूंजी में परिवर्तन जो होता है वह अंतर नियमों में अगर अधिकृत है तो ही हो सकता है। यदि अंतर नियमों में पूंजी वाक्य में परिवर्तन की कोई व्यवस्था ना हो तो पहले आपको अंतर नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप पूंजी में परिवर्तन कर सकेंगे। तो पूंजी में परिवर्तन में पहला प्रकार है पूंजी में वृद्धि का। अंतर नियमों में व्यवस्था होने पर एक अंश पूंजी वाली कंपनी अपनी व्यापक सभा यानी कि जनरल मीटिंग, साधारण सभा भी इसे बोलते हैं, साधारण सभा में आपको साधारण प्रस्ताव पारित करना है और नए अंशों के निर्गमन द्वारा, ऐसा करके आप नए अंशों के निर्गमन द्वारा अपनी पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं।
पूंजी में वृद्धि के प्रस्ताव के पास होने की सूचना 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेज देनी होती है। परिवर्तन की सूचना न भेजने की दशा में कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी 1000 रुपये प्रतिदिन की दर से जब तक दोष जारी रहेगा तब तक देता रहेगा, या 5 लाख रुपए इसमें से जो भी कम हो उतना दंडित किया जाएगा। अधिकतम 5,01,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर दंड लगाया जा सकता है कंपनी के उस अधिकारी पे जो अंशों में वृद्धि की सूचना साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव पारित होने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजता है और ऐसा करने का डिफ़ाल्टर माना जाए। इसके बाद में आता है अंश पूंजी में कमी, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अपने अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर कोई कंपनी अंश पूंजी में विशेष प्रस्ताव पारित करके, कब? विशेष प्रस्ताव पारित करके फिर केंद्र सरकार से पुष्टि कराकर अंश पूंजी में कमी कर सकती है। इसकी विधियां हैं। जो अंश पूर्णदत्त नहीं हैं उनके अदत्त भाग की देयता को रद्द करके, जैसे मान लिया कोई शेयर 100 रुपये वाले थे और उन पे अभी 40 रुपये जो हैं वो अदत्त हैं, तो अब आपने कहा कि ये जो 40 रुपये अदत्त हैं इन्हें हम कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि जो लोगों को 40 रुपये अभी देना था उनसे 40 रुपये नहीं लिए जाएंगे। और ऐसे मामले में जब 40 रुपये नहीं लिए जाएंगे, अगर ये मान लिया 10 लाख बेसिकली शेयर्स थे जिन पे 40 रुपये लेने थे, तो अल्टीमेटली ये 4 करोड़ रुपए जो होंगे ये आपको नहीं मिलेंगे और ये 4 करोड़ रुपए की अंश पूंजी आपकी कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है जो पूर्णदत्त अंश नष्ट हो गया है उसे रद्द कर दें। पूर्णदत्त अंश नष्ट हो गया है मतलब वो किसी भी तरह से नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, उन्हें फॉरफिट कर लिया गया है या कुछ भी है, तो उन्हें दोबारा री इशू न किया जाए, बस उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। ये फॉरफिचर के केस में हो सकता है। और आवश्यकता से अधिक पूंजी का भुगतान करके, अगर आवश्यकता से अधिक पूंजी है तो उसे कंपनी स्वयं अगर मार्केट में ख़रीद लेती है तो क्या होगा कि उसको भुगतान करना मान लिया जाएगा। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूर्वाधिकार अंश है मान लिया और वो शोधनीय है, तो आपने उनका शोधन कर दिया है। ठीक, तो जो कंपनी अपनी पूंजी में कमी करती है उसे अपने नाम के आगे और कमी की गई यानी कि एंड रिड्यूस्ड इस शब्द को जोड़ देना चाहिए। यस, ये बहुत अच्छा सवाल है बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए कि किस कंपनी को अपने नाम के आगे एंड रिसीव्ड, एंड रिड्यूस्ड या और कमी की गई शब्दों को जोड़ना होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में विशेष प्रस्ताव तथा अंश पूंजी में कमी करने का प्रस्ताव कहलाएगा धारा 66। ठीक है। अंश पूंजी का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। निम्न कार्रवाइयों के द्वारा पूंजी का पुनर्गठन किया जा सकता है। एक तो पूर्णदत्त अंश जो हैं उनको स्कंद में बदल देना, स्टॉक में बदल देना, और आपको पता ही होगा स्टॉक में केवल पूर्णदत्त अंशों को ही बदला जा सकता है। स्कंद को पुनः पूर्णदत्त अंशों में बदलना, आप कभी कभी स्कंद को फिर से कन्वर्ट करते हैं पूर्णदत्त अंशों में, ये भी रीस्ट्रक्चरिंग है यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन है। फिर पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के अंशों को उपविभाजित करना। जैसे मान लिया आपके जो अंश थे वो 100 रुपये वाले थे, अब आप अंशों को 10-10 रुपये वाले अंशों में बदलना चाहते हैं, तो कम मूल्य के अंशों में अगर आप उन्हें उपविभाजित करना चाहें तो अंश पूंजी को पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य के अंशों में परिवर्तित करना। जैसे आपके अंश जो थे वो 10 रुपये वाले थे और अब आप उन्हें 100 रुपये वाला करना चाहें या 20 वाला करना चाहें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक साधारण प्रस्ताव पारित करना होगा जिसकी सूचना आपको यथा समय रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। तो उपर्युक्त जो परिवर्तन है ये कंपनी के साधारण प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते ऐसा करने का अधिकार अंतर नियमों द्वारा दिया गया हो। यदि अंतर नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो सबसे पहले विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और ऐसा करके अंतर नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। बगैर अंतर नियमों में परिवर्तन के आप पूंजी वाक्य में या कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अंश पूंजी में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव पारित होने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रस्ताव की एक प्रति, परिवर्तित सीमा नियम की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास भेजनी होगी। जो परिवर्तित सीमा नियम का
रजिस्ट्रेशन कर लेगा। प्रस्ताव पारित करने की तिथि से ही परिवर्तन लागू हो जाएगा। ऐसी सूचना रजिस्ट्रार के पास भेजने में अगर त्रुटि होती है तो कंपनी या कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी ₹1000 प्रतिदिन की दर से जब तक दोष जारी रहे या 5 लाख रुपए जो भी कम हो उस पे लगाया जाएगा। ठीक है, मान लिया 7 दिन बीते तो 7,000, मान लिया 50 दिन बीते तो 50,000, इसी तरह से 5 लाख रुपए तक के चार्जेस उससे लिए जा सकते हैं, फ़ाइन लगाया जा सकता है। आपने पढ़ लिया अभी तक पार्षद सीमा नियम। अब बात आती है पार्षद अंतर नियम की। इसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। पार्षद अंतर नियम दरअसल कंपनी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है जो प्रवर्तकों द्वारा तैयार किया जाता है और कंपनी के समामेलन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार के समक्ष अन्य प्रलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और उपनियमों का समावेश किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम है ये कंपनी के उद्देश्य निश्चित करता है, जबकि जो अंतर नियम है वह यह बताता है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या क्या कार्यविधियाँ अपनानी हैं। पार्षद अंतर नियम को पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि यह पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों को पूरा करने की कार्यविधि से ही संबंधित होता है। पार्षद अंतर नियम यह बताते हैं कि निर्धारित सीमा के अंदर, वो सीमा निर्धारित कहाँ से होती है? पार्षद सीमा नियम के द्वारा। तो उसी निर्धारित सीमा के अंदर अमुक कार्य यानी अमुक माने कोई ख़ास कार्य कैसे किया जा सकता है, आंतरिक प्रबंध एवं व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए तथा कंपनी के विभिन्न पक्षकारों जैसे कि अधिकारी, अंशधारी, ऋणपत्रधारी, इनके क्या क्या अधिकार हैं, ये सब कहाँ वर्णित होगा? पार्षद अंतर नियम में। देखिए, पार्षद अंतर नियमों का जो निर्माण है वो कंपनी अधिनियम 2013 तथा पार्षद सीमा नियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही होता है। अतः कंपनी के पार्षद अंतर नियम कभी भी पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) में पार्षद अंतर नियम को परिभाषित करते हुए कहा गया कि अंतर नियमों का आशय कंपनी के ऐसे पार्षद अंतर नियम से है जो किसी पिछले कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया हो। ये परिभाषा एग्जैक्टली वही है जो पार्षद सीमा नियम की परिभाषा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस धाराओं का चेंज है। तो इसकी कमी ये है कि इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो इसके लिए न्यायाधीशों की परिभाषाओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वो अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें आप न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ की परिभाषा पढ़ लें, ये आपके काम की परिभाषा है। पार्षद अंतर नियम ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों के बीच पारस्परिक अधिकारों तथा उन ढंगों का नियमन करता है जिनके अनुसार कंपनी का व्यवसाय चलाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा है। एक उपयुक्त परिभाषा के तौर पे पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, जिसमें कंपनी के आंतरिक मामलों के नियंत्रण और नियमन के लिए नियम और उपनियम होते हैं, जो कंपनी एवं उसके सदस्यों के पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि उपयुक्त परिभाषा, न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ की परिभाषा और कंपनी अधिनियम की जो परिभाषा है, ये 3 परिभाषाएं आपको इसमें लिखनी हैं। बाकी अन्य परिभाषाएं भी पढ़ लें, और मुझे लगता है कि वो आपका गृह कार्य है, समझना उन्हें और पढ़ना। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। अंतर नियमों की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली विशेषता, अंतर नियम सीमा नियम के अधीन होते हैं। दूसरी विशेषता है अंतर नियम एक सार्वजनिक प्रलेख है, रजिस्ट्रार के पास इसका पंजीकरण होता है। अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं और ये अंशधारियों के हित के लिए होते हैं। अंतर नियम सदस्यों के आपसी अधिकारों से संबंधित होते हैं। अधिकारियों के कर्तव्यों कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील होते हैं पार्षद सेवा नियम से अलग हटके। इनमें कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित साधनों और रीतियों का भी वर्णन होता है।
अंतर्नियम कंपनी तथा सदस्यों के पारस्परिक अधिकारों और उनके बीच पारस्परिक समझौते का कार्य भी करते हैं। तो ये तो रही इनकी विशेषताएं। पार्षद अंतर नियमों का महत्व क्या है? महत्व यही है कि कंपनी के पंजीकरण के समय ये भी सीमा नियम की तरह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, तो इसे भी आपको तैयार करना होता है और रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है। धारा 5 में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक असीमित दायित्व वाली कंपनी या अंशों द्वारा सीमित कंपनी या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए अंतर नियमों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यानी कि पंजीयक के पास इसे जमा कराना अनिवार्य है। दूसरा, आंतरिक प्रबंध संचालन में सहायता। देखिए, अंतर नियमों में कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए विभिन्न नियम और उपनियमों की व्यवस्था होती है। इससे कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में काफ़ी सहायता मिलती है। अधिकारियों और अंशधारियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। अंतर नियम कंपनी के अधिकारियों तथा अंशधारी के सदस्यों के बीच अधिकारियों को स्पष्ट करते हैं। दरअसल अगर हम जानना चाहें तो ये इन दोनों के बीच यानी अधिकारियों और अंशधारियों के बीच में एक पारस्परिक समझौते यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह कार्य करता है। कंपनी के कार्यों का नियमन। कंपनी कुछ कार्यों को तभी कर सकती है जब अंतर नियमों में उसे उन कार्यों को करने का अधिकार मिला हो, जैसे अंशों का हरण करना। तो कंपनी के कार्यों को भी ये तय करती है। बात है कि क्या हर कंपनी के लिए पार्षद अंतर नियम तैयार करना अनिवार्य है? तो धारा 5 के अनुसार निम्न प्रकार की कंपनियों के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। एक तो असीमित दायित्व वाली जो कंपनियां हैं उन्हें, दूसरा गारंटी, ये जो सीमित सार्वजनिक कंपनियां हैं, ठीक है, अंशों द्वारा जो सीमित सार्वजनिक कंपनियां हैं, इनके लिए ये ऐच्छिक है और ऐसा नहीं कि ये बनता ही नहीं है। अगर ये आप बनाते नहीं हैं तो कंपनी अधिनियम की जो टेबल ए है वो लागू हो जाती है। और हाँ, ऐच्छिक इसलिए कि अगर ये सार्वजनिक कंपनियां चाहें, सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनियां, तो अपने अंतर नियम बना भी सकती हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो कंपनी अधिनियम 1956 में दी गई प्रथम अनुसूची और उसकी टेबल ए लागू हो जाती है। सार्वजनिक कंपनी चाहे तो सारणी ए को आंशिक रूप से स्वीकार कर सकती है और उसके कुछ हिस्से के लिए अपना अलग से अंतर नियम बना सकती है। ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इसमें कानूनी मसला क्या क्या आता है, तो ध्यान से सुन लीजिए कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 7A कहती है कि यदि कंपनी के अंतर नियमों का पंजीकरण होना है तो कंपनी के पार्षद अंतर नियम छपे हुए हों, पहली बात। दूसरा, अनुच्छेद में यानी पैराग्राफ में बटे हुए होने चाहिए और हर उस पैराग्राफ पे क्रम संख्या पड़ी हुई होनी चाहिए। इस पर भी उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं, और वे हस्ताक्षर कम से कम एक साक्षी के द्वारा प्रमाणित भी होने चाहिए। हस्ताक्षरकर्ताओं तथा साक्षी का पता, विवरण, व्यवसाय जो कुछ भी है वो सब लिखा जाना चाहिए। यदि कंपनी के समामेलन के बाद यह प्रमाणित हो जाता है कि कंपनी ने अपने अंतर नियम में कोई असत्य या झूठी सूचना दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को छिपाया है और ऐसा करके समामेलन कराया है, तो कंपनी या व्यक्ति जिसने भी कपटपूर्ण सूचना दी है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के अंतर्गत कारावास, जिसे 10 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने से 10 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माने की राशि जो कि कपट की राशि का 3 गुना हो सकती है, यहाँ तक का दंड का प्रावधान है। अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री क्या है। देखिए, जो अंतर नियम है वो आंतरिक नियम होते हैं, अतः इसमें प्रायः उन सारी बातों का उल्लेख होता है जो कंपनी के आंतरिक प्रबंध और उसके संचालन से संबंधित हैं। प्रायः प्रत्येक कंपनी अपनी सुविधानुसार अपने अंतर नियमों को तैयार करती है, अतः इसकी विषय सामग्री भिन्न भिन्न कंपनियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। साधारणतया सारणी ए को अंतर नियमों का एक आदर्श स्वरूप माना जाता है और उसके अनुरूप ही नियम और उपनियम बनाए जाते हैं। एक कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में निम्नलिखित बातों का उल्लेख सामान्यतया होना चाहिए। सारणी ए के कौन कौन से नियम किस किस सीमा तक लागू होंगे। पहले तो ये आप बता दें कि सारणी ए जो है उसके कौन कौन से नियम आप किस किस सीमा तक चाहते हैं कि आपकी कंपनी में लागू हो। ठीक है।
तो कंपनी अधिनियम ये कहता है कि कोई कंपनी चाहे तो स्वतंत्र पार्षद अंतर नियम अपना बना सकती है, या अगर वो चाहे तो सारणी ए के सभी नियमों को अंतर नियम के रूप में अपना सकती है, या वो चाहे तो कुछ स्वतंत्र नियम बना ले और कुछ नियम सारणी ए के स्वीकार कर ले। तो यहाँ पर जो उल्लेखनीय है कि यदि किसी कंपनी ने कुछ बातों को पार्षद अंतर नियम में नियम नहीं माना है तो ऐसी दशा में सारणी आ के नियम ही लागू होंगे। यानी कि अगर जिन विषयों का पार्षद नियम में उल्लेख नहीं किया गया, जिन विषयों का उल्लेख नहीं हो पाया है, वो सब टेबल ए के ही मान लिए जाएंगे। ठीक है, दी जाएगी। तीसरा, विभिन्न प्रकार के अंशों का विभाजन व अंशधारियों के अधिकार क्या क्या होंगे। यानी कि अंश जो होंगे वो किस मूल्य में कैसे कैसे होंगे, कितनी संख्या में होंगे, अंशधारियों के क्या क्या अधिकार होंगे, अंशों के निर्गमन और आवंटन की विधि क्या होगी, न्यूनतम आवेदन राशि यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी मानी जाएगी, कितने %। तो जनरली ये मिनिमम 90% है, इसे बढ़ा करके कोई कंपनी 95%, 90%, 92, 91 कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब 90% सेबी ने तय ही किया तो इसे बढ़ाने की ज़रूरत किसी को क्यों होगी। बढ़ाने में तो रिस्क बढ़ जाएगा कंपनी का, तो इसीलिए इसको ज़्यादातर 90% ही रखा जाता है। अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र निर्गमन की विधि क्या होगी, अंशों पर याचना संबंधी नियम क्या हैं, अंश पूंजी में वृद्धि कमी तथा पुनर्गठन की विधियाँ क्या क्या हैं, इन सारी बातों का हो सकता है उल्लेख। इसके अलावा अभिगोपन पर कमीशन का भुगतान कितना और कैसे होगा, अंशों और ऋणपत्रों पर कमीशन व दलाली का भुगतान, अंशों का एकीकरण अगर करना हो या उनका अगर उपविभाजन करना हो। एकीकरण का मतलब होता है कि अलग अलग कम मूल्य वाले अंशों को 10 अंशों को मिला के 100 रुपये का कर देना, या 100 वाले अंशों को 10 रुपये वाले अंशों में बांटना, ये उपविभाजन होगा। कंपनी की समस्त सभाओं की विधि, सूचना, कार्यवाहक संख्या, यानी कि एक कोई मीटिंग में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, उसे कार्यवाहक संख्या या कोरम बोलते हैं। कब मीटिंग स्थगित मान ली जाएगी, प्रॉक्सी के तौर पे यानी कि प्रतिनिधि के तौर पे। मतदान अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, सभापति संबंधी नियम क्या क्या हैं, ये सारी बातें इसमें होंगी। यहाँ तक कि अंतर नियमों में अंकेक्षों की नियुक्ति कैसे होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनका पारिश्रमिक कितना होगा, ये बताया जाएगा। प्रबंधक, प्रबंध संचालक, लाभों का अगर पूंजीकरण करना हो, जैसे कि बोनस शेयर वगैरह इशू करना, ये लाभों का पूंजीकरण होता है। ठीक है। अंशों का हरण कैसे होगा, उसके पुनर्निगमन की विधियां क्या होंगी, प्रस्तावों से संबंधित जो नियम होंगे, प्रस्ताव कौन से, साधारण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव वगैरह, सदस्यों के मताधिकार संबंधी नियम क्या हैं, और ऋण लेने के अधिकार और उनकी सीमाएं क्या क्या हैं। इसके अलावा संचालक मंडल के अधिकार, लाभांश की घोषणा और उनसे संबंधी भुगतान संबंधी नियम, संचय और कोषों के निर्माण संबंधी नियम क्या हैं, और कंपनी के फाइनली समापन की विधि क्या है। कई ऐसे प्रावधान भी हैं जिनके अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग कंपनी जिनके अंतर्गत आने वाले अधिकारों का प्रयोग कंपनी तभी कर पाएगी जब उसे अंतर नियमों के द्वारा ऐसे अधिकार प्राप्त हों। यदि अंतर नियम में ऐसे कार्यों को करने का अधिकार नहीं है तो कंपनी को अपने अंतर नियमों में परिवर्तन करने के बाद ही वे अधिकार प्राप्त होंगे, और वो अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए कंपनी को, उसके बाद ही कंपनी ऐसे अधिकारों का उपयोग कर पाएगी। कंपनी अधिनियम तथा पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन न करना। देखिए, अंतर नियमों में ऊपर जो भी नियम बताए गए हैं उनमें आप कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते जो कंपनी अधिनियम या पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन कर रहा हो। उनके अगर विरुद्ध होगा तो ऐसा हर व्यवस्था या ऐसी हर व्यवस्था या ऐसा हर वाक्यांश उसमें अमान्य होगा और व्यर्थ होगा। ठीक है। परस्पर कोई टकराव हो जाए अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम में तो पार्षद सीमा नियम के प्रावधान ही प्रभावी होंगे और मान्य होंगे। परंतु निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कंपनी तभी कर सकती है जब उनके संबंध में कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में स्पष्ट रूप से व्याख्या दी गई हो। जैसे अंशों और ऋणपत्रों पर अभिगोपन कमीशन का भुगतान तभी हो पाएगा जब अंतर नियमों में व्यवस्था हो। अंशों पर अंशों का निर्गमन तभी कर पाएंगे जब अंतर नियम इसकी अनुमति देते हों। अंश अधिपत्र का निर्गमन भी तभी हो पाएगा
जब अंतर नियमों में ऐसी व्यवस्था हो और विदेशों में कंपनी की सार मुद्रा का प्रयोग, अंश पूंजी में परिवर्तन, अंश पूंजी में कमी वगैरह। ठीक है। अब अगर पार्षद अंतर नियमों में ये व्यवस्था नहीं है और आप ये कोई काम करना चाहते हैं तो आपको पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन की क्या विधि होती है, इसे आपको समझना है और समझने की एक अपनी पूरी प्रक्रिया है, जिसे अब हम आज ना करके कल करेंगे। पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन पर कौन कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं, वैधानिक प्रतिबंध कौन कौन से हैं, न्यायिक प्रतिबंध कौन कौन से हैं, ये सब टॉपिक जो हम कल करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या क्या है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। आज का होमवर्क है कंपनी के, पहला प्रश्न लिखिएगा, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन की क्या क्या विधियां हैं। अब ये जो बात आएगी इसमें आपको संक्षेप में ये बातें लिखनी पड़ेंगी। कोशिश कीजिएगा कि अधिकतम सूचनाएं आ जाएं, कम से कम शब्दों में आ जाएं। ठीक है। तो जैसे आपको नाम वाक्य में परिवर्तन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, नाम वाक्य में परिवर्तन विशेष प्रस्ताव और केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से ही हो सकता है। साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार की अनुमति, जो कि अब रजिस्ट्रार के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है, लेकर के कंपनी नाम में परिवर्तन कर सकती है। नाम में भूल का सुधार अगर करना है तो साधारण प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार की विशेष अनुमति से कंपनी ऐसा कर सकती है। अनुमति मिलने कर लेनी चाहिए। प्राइवेट शब्द हटाने या जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जो मैंने अभी बोला केवल इतना लिखना है, मैटर यही पूरा है, लेकिन संक्षेप में मैंने इसे बोल दिया है। इसी तरह से स्थान वाक्य में परिवर्तन, उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन, दायित्व पूंजी वाक्य में परिवर्तन भी आपको लिखना होगा। इसके बाद आता है पार्षद अंतर नियम का अर्थ, दो परिभाषाओं सहित उपयुक्त परिभाषा और उसकी विशेषताएं बताइए। फिर आएगा पार्षद अंतर नियमों, पार्षद अंतर नियम का क्या महत्व है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसे रहने दीजिएगा। चलिए दूसरा आप प्रश्न लिखिए कि क्या प्रत्येक कंपनी के लिए पार्षद अंतर नियम तैयार करना अनिवार्य है। तो यस, ये जो मैटर इसमें दिया गया ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर करेंगे। अनिवार्य किसके लिए है वो लिखेंगे और ऐच्छिक किसके लिए है वो लिखेंगे। ठीक है। फिर आएगा पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री। तो पार्षद की विषय सामग्री, इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको ये सब एक बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।